नमस्कार। क्लोजिंग कॉल्स में स्वागत आप सभी का। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ है डिम्पी और अभिषेक। तो बाजार में तो एक अच्छी रिकवरी, बैंक्स लेड रिकवरी देखने को मिली और लार्ज कैप बैंक स्पेशली एक्सिस बैंक को, इंडसइंड बैंक को, इनमें वापसी आई। ऑटो इंडेक्स ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा था। इनफैक्ट ऑटो इंडेक्स की वजह से ये निफ्टी आपको एटलीस्ट स्ट्रेंथ में दिख रहा था। आयशर मोटर्स जैसे पोस्ट नंबर्स, जहां अच्छे नंबर्स के बाद आपने स्ट्रॉन्ग मूव आयशर मोटर्स के काउंटर में देखी। ओवरऑल एक स्ट्रेंथ आपको अच्छी खासी ऑटो पैक में बनी हुई दिख रही है। लेकिन अब बैंक्स के वापस आने पे, बैंक्स और फाइनेंस के वापस आने पर लगभग 450 पॉइंट्स की बढ़त आपको बैंक निफ्टी पर दिख रही है। ऑटो, फाइनेंस और साथ ही कुछ कंजम्पशन, पीएसयू बैंक वापस आए हैं। इन सब ट्रिगर्स के चलते आपको इस वक्त स्ट्रेंथ अच्छी दिख रही है। ये रिकवरी ट्रेड में भी कौन से बड़े लेवल्स होने चाहिए? अब फिर से बाजार 18,300 के ऊपर जो एक रेजिस्टेंस के तौर पे दिख रहा था उसके ऊपर आ चुका है कि तो क्या ये कल सिर्फ एक्सपायरी का एक रेजिस्टेंस तक के लिए था? अब ऊपर की तरफ देखना चाहिए। क्या लेवल्स ट्रेडर्स आए करें यहाँ से? देखिए, निफ्टी ने अभी ब्रेकआउट नहीं किया। निफ्टी अभी भी 18,300 से 400 के रेंज में चल रहा है। अगर आप कल का नंबर याद होगा आपको, अगर परसों का नंबर याद होगा, तब भी आप ये 18,300 से 400 के बीच में है। एक्चुअली में ज़्यादा फायर और ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है बैंक निफ्टी। हमने आपको दो बड़े रीज़न भी बताए हुए हैं बैंक निफ्टी के। एक तो बड़ा रीज़न ये है कि ये ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से लाइट सीरीज़ है। इसके अंदर 1 लाख का भी ओआई खड़ा नहीं हुआ है। इनके कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी कम है। तो जैसे ही छोटी मोटी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी ये एकदम से इंडेक्स ऊपर जाता है। और दूसरी बड़ी बात है कि इसका ब्रेकआउट 43,500 का ऑलरेडी कल ही हो गया था। तो आज तो इसका एक्सटेंशन है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो निफ्टी में ब्रेकआउट के बाद आज में 300 पॉइंट और जुड़ गए। निफ्टी अभी थोड़ा चैलेंज कर रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट अच्छे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप वेटेज के हिसाब से और नंबर्स के हिसाब से दोनों देखेंगे तो बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा ठीक दिखेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आज निफ्टी में से 50 में से 26 शेयर बढ़कर चल रहे हैं, यानी कि रेशियो बनते करीब करीब 50%, यानी कि आधे। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी चेक करेंगे तो 12 में से 8 शेयर हरे निशान में है। बात 8 नंबर की भी नहीं है, इसको भी आप छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। बात वेटेज वाले शेयरों की है। HDFC, ICICI, SBI, एक्सिस बैंक, इंडसइंड, यही तो सबसे बड़े कंपोनेंट है जो आज सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं बैंक निफ्टी की। इसलिए ब्रेकआउट के बाद का जो वेटेज वाले शेयर्स का चलना है ये काबिल तारीफ है और अच्छा भी है और ये बेहतर भी है। ये बैंक निफ्टी को जल्दी जल्दी सरेंडर नहीं करने देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पिछले 15 दिनों में से अगर आप निफ्टी के शेयर्स भी चेक करेंगे ना, हमने वो भी चेक किया, तो 50 में से 42 शेयरों में तेज़ी है। कौन कौन से शेयर्स थे? रिलायंस, HUL, बजाज फाइनेंस, ये शेयर यहाँ तक तो लेके आए। लेकिन इन सब में अब और लीडरशिप चाहिए ताकि हम रेंज को ब्रेकआउट कर सकें। इसलिए 15 दिन का काम इन शेयर्स ने किया हुआ है। अब नए शेयर्स की ज़रूरत है। आज शाम को CPI के नंबर, IP के नंबर आएंगे। ये मार्केट के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंस रखेगा। नैस्डैक में 12,300 का ब्रेकआउट है, तो इसलिए IT को ध्यान रखेगा। अगर बैंकिंग में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है तो इंडेक्स मैनेजमेंट के तौर पर IT सामने निकल के आएगा। छोटे IT कंपनीज आप अभी भी तेज़ देख रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का PCR 1 के ऊपर है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुल्स ग्रिप है, ये कहीं नहीं टूटने जा रही। FMCG, ऑटो, बैंकिंग में अच्छी खरीदारी हो रही है। फ्रेश लॉन्ग के शेयर्स की सूची निकालेंगे तो आपको इन 3 सेक्टर्स के शेयर सबसे ज़्यादा मिलेंगे। मेटल्स के अंदर बिकवाली हो रही है, फ्रेश शॉर्ट्स बने हुए हैं। कुल मिला के नंबर्स की जो आखिरी कड़ी चल रही है वो भी बाजार के काफ़ी फेवर में है। पॉलीकैब के जो नंबर्स आए आप सीधा देखिए, नीचे लिखा होगा मार्जिन्स 12 से 14 हैं। टिपिकली जो कमोडिटी बेस्ड कंपनीज होती हैं उनके अगर मार्जिन्स अच्छे आ जाएं बढ़ के तो रिएक्शन कुछ ऐसा ही होता है जैसे आप पॉलीकैब देख पा रहे हैं। एक बार आप इसका इंट्राडे चार्ट दिखा दीजिएगा, फिर प्रियंका और अभिषेक का आगे की चर्चा को बढ़ा देंगे कि इस मेहमानों से पूछते हुए कि इसमें क्या करें और फिर अलग अलग इंडाइसिस शेयर्स में क्या करें। लेकिन एक बार इंट्राडे चार्ट आप पॉलीकैब का दिखाइए। 4% एक झटके में ऊपर आया पोस्ट नंबर्स, और अभी ये मार्जिन्स का इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। अभिषेक। ठीक है, तो पॉलीकैब हम देख रहे हैं कि अच्छी रफ्तार दिखाई है इस शेयर ने और नतीजे भी यहाँ पर ठीक आ रहे हैं। मुनाफा 325 करोड़ रुपए से बढ़कर 428 करोड़ रुपए पर आ गया है और एबिटा के फ्रंट पर भी अच्छा प्रदर्शन है। मार्जिन जो कि निश्चित तौर पर अच्छा होना था और हुआ भी, 12% से बढ़कर 14% की ये पार निकल गया है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पॉलीकैब पर जरा व्यू लेते हैं अपने एक्सपर्ट्स का। हमारे साथ जुड़ गए हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के विनीत बोलिंजकर। विनीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आगे आपसे बाजार पर बातचीत करेंगे, तमाम चीज़ें जानेंगे, लेकिन पहले जरा अगर पॉलीकैब पर राय दीजिए, क्या व्यू है आपका पॉलीकैब को लेकर? नंबर्स तो अच्छे आए हैं, मार्जिन का फिगर अच्छा है, 4% ऊपर है ये शेयर, क्या अभी और चलेगा ये? पॉलीकैब इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में है और अगर आप देखेंगे अगले 5 साल में इंडिया की पावर जनरेशन कैपेसिटी
लगभग दुगनी होने वाली है। मतलब 2030 का टारगेट गवर्नमेंट का 900 गीगावाट है फ्रॉम द करंट 400 और गीगावाट। तो ट्रेंड तो बहुत स्ट्रांग है, मैक्रो ट्रेंड। एंड हमें लगता है कि पॉलीकैब बीइंग वन ऑफ द प्रीमियम प्लेयर्स इन द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रिक केबल्स मार्केट शुड कंटिन्यू टू डू वेल। एंड ये भाव से भी निवेश करने को हम राय देंगे। क्या पे बात हुई पर विनीत, ओवरऑल अब इस वक्त बाजार पर व्यू क्या बन रहा है? हम देख रहे हैं कि लगातार मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी मूव है, तो लार्ज कैप में भी बाइंग आ रही है। इनफैक्ट अब लार्ज कैप बैंक्स भी देखे, प्राइवेट स्पेस बैंक्स, उनमें अच्छी मूव है। मिड कैप पीएसयू बैंक जो इस हफ्ते की शुरुआत में थोड़े से ईसीएल नॉर्म के कारण कैनरा बैंक और उनके प्रोविजनिंग के कुछ न्यू नॉर्म्स के चलते थोड़े से कॉशियस जरूर दिखाई देते, अब फिर से वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या व्यू बन रहा है आपका इस वक्त पीएसयू बैंक्स पर? अब पूरे मार्केट की बात करते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपका जो निफ्टी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है, इनकी एवरेज मल्टीपल ऑन FY25 अर्निंग्स CY25 जो 2 साल आगे की है, वहां पे 13 टाइम्स मल्टीपल आता है, जबकि नॉर्मल रेंज 18-19 टाइम्स है। और अगर आप नेक्स्ट निफ्टी 50 स्टॉक्स देखेंगे, जो टॉप 50 के बाद में जो 50 स्टॉक्स आते हैं, इनकी मल्टीपल 22 टाइम्स है। तो सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस हुई थी नेक्स्ट निफ्टी 50 की। तो हमें लगता है कि इसमें आपका जो निफ्टी के स्टॉक्स है वो सबसे ज्यादा गेन करेंगे। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि आपका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, वैसे भी वो काफी डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है टू एवरेज निफ्टी मल्टीपल्स। तो हमें लगता है ये पॉकेट ट्रेड अच्छी तरह से करेगा। और जहां तक हम पीएसयू बैंक्स की बात करें, पीएसयू बैंक्स के जो ग्रोथ फैक्टर्स है, इनके एनपीएस वर्चुअली रिटर्न ऑफ है। तो इनकी न्यू लीज ऑफ लाइफ है। तो यहाँ से आपको नई बैंक की तरह सोचना चाहिए पीएसयू बैंक्स के बारे में। तो इनकी ग्रोथ अच्छी आएंगी, ये वेल कैपिटलाइज्ड है, इनके एनपीएस भी काफी कंट्रोल में है। एंड जितने आप रेगुलेटर एनपीए नॉर्म्स टाइट करता रहेगा एसेट क्वालिटी, उन इसका मतलब है बैंक्स उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ लेंडिंग करते रहेंगे। तो हमें लगता है ये जो मैक्रो ट्रेंड आ रही है पीएसयू बैंक्स में, इनकी जो एवरेज आप देखोगे कि इनकी वैल्यूएशन प्राइस टू बुक एडजस्टेड बुक बेसिस पे लेस देन 1 है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे आपको नॉट ओनली री रेटिंग का चांस है, बट अच्छी खासी अर्निंग्स ग्रोथ आने का चांस है, क्योंकि इनकी बेस स्मॉल है, तो इनके एयूएम बुक अच्छी तरह से लेंड कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये जो 3 स्पेसेस है, निफ्टी, लार्ज कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स और पीएसयू बैंक्स, ये अगर आप पोर्टफोलियो में डालेंगे तो आपका काफी आउट परफॉर्मेंस मिलेगा मार्केट में। विनीत, जैसे मैं आपको देखता ना, मेरे को बार बार मेरी कोशिश होती है मैं ना पूछूं, लेकिन फिर भी मैं अब मेरे से रहा नहीं जाता, तो मैं अडानी स्टॉक्स के बारे में आपसे पता करता हूं। आपने रिपोर्ट निकाली है, लास्ट टाइम ध्यान है जब अडानी के शेयर्स टूट रहे थे तो आपसे मेरी बात हुई थी, तो आपने कहा अडानी पोर्ट वापस आ जाएगा। आप ये देखो, आपकी बात बिल्कुल सच निकली। 700 का शेयर था, टूट के 400 पहुंचा, वापस 700 आ गया। देर सवेर आ ही गया ना, जो अच्छा शेयर था। अब आप मेरे को ये बताओ सर, आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ सकता है, सुनवाई है, मेरे को पता नहीं आज फैसला आएगा कि नहीं आएगा उस पर। आप अडानी के शेयर्स पे अभी बुलिश हो सर? हम सिलेक्टिवली बुलिश है अडानी स्पेस पे। तो अगर आप देखोगे तो जितनी पिटाई होनी चाहिए थी ना, वो कर चुके हैं। तो अभी कोई भी नेगेटिव न्यूज आएगा ना, आप देखोगे कि थोड़ा मार्केट रिएक्ट करने के बाद रिवेंज बाइंग वापस में चल जाएगा। इसके 2 कारण है, क्योंकि फंडामेंटली तो कंपनीज बहुत स्ट्रांग है। इनकी जो एस्ट्रोनॉमिकल ग्रोथ रेट थी ना, जिनकी जो रफ्तार थी, इसमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने ब्रेक लगाने की कोशिश की है। और कंपनी ने ब्रेक तो लग गई। ब्रेक कहाँ पे लगी है? फ्यूचरिस्टिक प्लान्स पे ब्रेक लगी है, क्योंकि इनको ग्रोथ कैपिटल नहीं मिल रहा है। लेकिन कंपनी अभी क्या कर रही है? कंपनी अभी अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है। अपना पूरा ग्रुप सारे वेंचर्स में अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं। अपने जिधर भी डेट, ओवर प्राइस डेट है, वो रीपे कर रहे हैं, उनके बैलेंस शीट को हेल्दी बना रहे हैं। और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है उसके कंप्लीशन के पीछे लगे हुए हैं। तो आपको नंबर्स में नेगेटिव ग्रोथ नहीं दिखेगा, अच्छी ग्रोथ ही दिखेगी। अगर आप अडानी एंटरप्राइजेस के केपेक्स प्लान्स देखेंगे, तो इनका जो $5.2 बिलियन का एक्सपेंशन था, उन्होंने उसको घटा के $3.8 बिलियन किया है।
अभी अब 3.8 बिलियन मतलब लगभग 4 बिलियन की बात करें तो 30,000 करोड़ का निवेश करने वाले अपने कंपनीज में। तो ये कोई छोटा मोटा निवेश नहीं है। एंड अभी हमें थोड़ा सी जानकारी है कि वापस रिवाइव करेंगे अपने कैपिटल रेजिंग प्लान्स। तो हमें लगता है कि ग्रुप को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, और हमें लगता है कि ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए दो स्टॉक जो काफी अंडर वैल्यूड अभी लगते हैं वो है अडानी गैस और अडानी पोर्ट्स। अडानी गैस की हमें फेयर वैल्यू 2400-2500 रुपया लगती है। इसमें क्या है कि आपका जो डेट टू एबिटा लेवल्स देखेंगे तो वो नॉमिनल है, 1.1 टाइम्स है, मतलब एक साल का एबिटा आपको पूरा डेट फंड कर सकता है। रिसेंटली क्या हुआ था कि गवर्नमेंट की साइड से बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर थिंग्स पाइपलाइन बिछी नहीं थी, तो इन्होंने नहीं समझा जरूरी कि हम लोग इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपके आरओई इम्पैक्ट हो जाते हैं। पर हमें लगता है कि आने वाले वक्त में सारा थिंग्स प्ले आउट हो जाएगा। अगर हम अडानी पोर्ट्स की बात करें तो गवर्नमेंट की, अगर आप ध्यान देखोगे, गवर्नमेंट की $3 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट टारगेट है। इसको हम एग्जिम ट्रेड में कन्वर्ट करें तो अगर 3 ट्रिलियन भी ना करके 2 ट्रिलियन भी अचीव कर ले 2030 तक, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड आता है। और इसमें हम इंपोर्ट वॉल्यूम्स भी गिनेंगे तो ये आराम से 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। तो 4 ट्रिलियन की एग्जिम ट्रेड में अडानी पोर्ट्स की कंट्रीब्यूशन आज की डेट में 35+% है। तो ये आप अगर ग्रोथ फैक्टर इन करेंगे ओवर द नेक्स्ट 7 इयर्स, आपको समझ में आएगा कि इतनी अच्छी कंपनी जो 70% मार्जिन करती है, ग्लोबली बेस्ट इन क्लास मार्जिन है इसके, इतना बड़ा रेवेन्यू ट्रैक रनवे है, और इनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। और कंपनी एक्चुअली, अगर ये हिंडनबर्ग का हादसा नहीं होता था तो डीलिवरेजिंग ट्रैक पे होती थी। तो हमें लगता है कि ये जो डिविडेंड यील्ड है 5-6%, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें ये टाइम पे, तो आपको अच्छी खासी डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगी, आपको ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले आउट दिखेगा, और चार चांद लग जाएंगे आपके पोर्टफोलियो में। बस आपको थोड़ी देर ये सेट आउट करना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दो। अभी आप इन्वेस्ट नहीं करने की जरूरत है, बट आप इसमें थोड़ा थोड़ा सिप भी कर सकते हो। तो ये हमें लगता है कि ये प्ले आउट होगा। ये दो स्टॉक्स अभी निवेश करने जैसे है, और जब भी क्लियरेंस आ जाएंगी सेबी की और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी, उसके बाद में जब दरवाजे खुलेंगे अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को कैपिटल रेज करने के लिए, तभी हमें लगता है अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ट्रांसमिशन एंड अडानी ग्रीन भी चलने लगेंगे। पर विनीत की जो स्टडी है वो उसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका हम जिक्र भी कर चुके हैं। और ये दो शेयर अडानी पोर्ट, अडानी गैस, आप अपने फोकस लिस्ट में रखिए। हालांकि अडानी गैस में आज अब कमजोरी इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अडानी ट्रांस के साथ उसे भी एमएससीआई के ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स से बाहर करने का फैसला किया गया। इसके चलते वहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा कमजोरी दिख रहे हैं। लेकिन आज नज़र पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर है। वहाँ पर दो मामले हैं दरअसल। एक तो चीज़ ये है कि सेबी ने एक्सटेंशन मांगा है 6 महीने का जाँच करने के लिए। एक्सटेंशन आता है नहीं सुप्रीम कोर्ट से, उस पर नज़र रहेगी, फैसला आएगा। और दूसरी चीज़ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 सदस्यों की जो कमेटी बनाई थी जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में, वो जांच कमेटी ने एक सीलबंद लिफाफे में अपने सौंप दिए हैं अपने जो भी उनके जवाब हैं, और क्या कुछ गाइडलाइंस होने चाहिए, क्या कुछ यहाँ से कदम होना चाहिए निवेशकों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस पर जानकारी उसमें दी जाएगी और वो सुप्रीम कोर्ट साझा भी कर सकता है। इस पर हम ज़रा समझेंगे भी कि ये मामला क्या है, आज क्या कुछ कोर्ट में होगा। लेकिन फटाफट ज़रा अपने है ना एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं एक बार और उनकी टेक्निकल कॉल्स ले लेते हैं। मितेश पांचाल और राजेश पालविया हमारे साथ हैं। मितेश जी, राजेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। देखिए समय हो गया है 2:45। फटाफट जरा ना राजेश जी शुरू करते हैं आपकी कॉल से। बताइए आज क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? राजेश जी, हमारा जो पहला है महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा आपकी स्ट्रॉन्ग कुछ दिनों से देखने को मिली, लोअर साइड से काफी अच्छी रिकवरी बनी है और पूरा ऑटोमोबाइल स्पेस एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। आज के मूव के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने 200 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है M&M को बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए 1330 तक, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1235 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट।
गोदरेज कंज्यूमर में अगर हम देखें तो आज के सेशन में जिस तरीके से लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिले और स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि बने थे इसमें अप्रैल में, वो आज ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है आज की क्लोजिंग काफी अहम है। 990 के ऊपर की आज की क्लोजिंग अगर होती है तो ये स्टॉक में फर्दर तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। नेक्स्ट टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें 1040 तक का, स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 980 के आसपास। तीसरा स्टॉक है लाल पाथ लैब। डॉक्टर लाल पाथ लैब में देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने करीब 7-8 वीक से लोअर साइड पे एक बेस बना के अब यहाँ पे जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना है, अब स्टॉक अपने नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। और आज के सेशन में देखें तो काफी अच्छी बाइंग एक्शन विद वॉल्यूम देखने को मिली है। हमें लगता है कि लाल पाथ लैब में एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है नियर टर्म चार्ट पे। हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसके टारगेट जो आना चाहिए करीब 2100 तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1985 का। ठीक है राजेश सर, आपने ये बता दिया कि एक तो गोदरेज सीपी, डॉक्टर लाल पाथ लैब। एक्चुअली लाल पाथ लैब पे तो आज हम चर्चा भी करते हैं, इसके नंबर्स उतने ठीक नहीं थे। आज वेद गोयल CFO थे हमारे साथ, वो कह रहे थे कि अब हम सिर्फ नॉर्थ है, सिर्फ NCR के मामले में नहीं है, बल्कि अब हम तो सदर्न इंडिया से भी अच्छा बिजनेस लेके आएंगे। शेयर को अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है, 6% ऊपर आज, इन स्पाइट ऑफ दिस की प्रॉफिट उसका थोड़ा डाउन हो गया था। कोई बात नहीं, अब एक और राजेश से जुड़ने का वक्त हो गया। ये हमारे वाले राजेश जी हैं, दिल्ली वाले, एक तो मुंबई वाले राजेश जी हैं जिनसे भी हम बातचीत कर रहे थे। अब राजेश सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही सुमित भी है मेरे साथ सीधा सुप्रीम कोर्ट से। आपको पता आज एक सुप्रीम फैसला आना है, अदानी को लेकर सुनवाई है, इसलिए पहले सुमित मैं वहाँ से आपके पास आ रहा हूँ, फिर मैं राजेश से थोड़ा एनालिसिस करेंगे इस पूरे मैटर को कि आखिरकार ये जब कोर्ट का लीगल मैटर है तो इसमें क्या क्या हो सकता है। पहले आप मेरे को बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई है ये कितने बजे शुरू होने वाली है, क्या फैसला आने की प्रोबेबिलिटी है और क्या हो सकता है। डिम्पी, आज से अभी से कुछ ही समय में, मतलब आधे घंटे में ये सुनवाई होगी। इसमें हेयरिंग ही है, आज हेयरिंग पे होनी है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग है, मतलब ये महत्वपूर्ण हेयरिंग है। सुप्रीम कोर्ट अदानी ग्रुप के 2 मामलों पे हेयरिंग करने वाला है। पहला ये कि सेबी ने, जो मार्केट रेगुलेटर है, उसने मांगी है 6 महीने की और मोहलत कि ये आगे दी जाए और इसको आगे लिया जाए ताकि उसे और समय मिल पाए इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे चैप्टर में इन्वेस्टिगेट करने का। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि 6 मेंबर पैनल ने एक अपने सुझाव दिए थे कि कैसे ओवरऑल ये जो पूरे केस में क्या कोई नियम कानून तोड़े गए, पहली बात वो, या फिर कोई और तरीके से शेयर धारकों को का पैसा डूबा, इन 2 पे सुझाव दिए गए थे। तो इन 2 मुद्दों पे सुनवाई होनी है आज सुप्रीम कोर्ट में। अभी से कुछ देरी में ये कोर्ट लिस्टेड है, कोर्ट नंबर 1 में लिस्टेड है, CJI चंद्रचूड़ की बेंच में लिस्टेड है, उस पर सुनवाई होगी और इन 2 मुद्दों पे सुनवाई होने वाली है। उम्मीद करते हैं कि ये सुझाव जो हैं वो थोड़े पब्लिक किए जाएंगे कि क्या सुझाव दिए गए हैं। और दूसरा, सेबी की ये जो एक उन्होंने अनुमति मांगी है कि 6 और एप्लीकेशन दी है कि 6 महीने और इसको बढ़ा दिया जाए। इन 2 विषयों पर सबसे ज़्यादा बात की जाएगी। सो अब से कुछ ही देर में ये हेयरिंग शुरू होगी और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि हेयरिंग में क्या निकल कर आता है। अदानी ग्रुप, जैसे हम जानते हैं कि फरवरी में शुरू हुआ था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने कहा कि अदानी ग्रुप पे बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो सही नहीं हो रही हैं, उसको लेकर अदानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स काफ़ी नीचे आ गए थे, क्रैश हो गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया और इस पर हेयरिंग चली और आज हेयरिंग का एक और दिन है, जब आज के दिन 12 मई के दिन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा कि कैसे सेबी की को इजाजत दी जाए, 6 महीने और मोहलत दी जाए, और ये सुझाव क्या रहे जो 6 मेंबर बेंच ने सुझाव दिए थे। सो ये दोनों चीजें होंगी हमारे सामने और हम इस पर रिपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है सुमित, जैसे भी आप इस सुनवाई चलेगी तो हमको आप जानकारी दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अडानी ग्रुप के शेयर्स थोड़ा रिएक्ट कर रहे हैं इस सुनवाई से पहले, और अब तो बोर्ड की बैठक भी होने वाली है जिसमें वो फंड रेज भी करने जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी राजेश सिंह भी हैं। राजेश जी, एक बार ज़रा हमको ये बताइए, ये मामले को लेकर खुद से थोड़ा समय शायद चाहिए होगा सेबी को जो पूरी पड़ताल कर रही है, ये लीगल्स में फंस रहा है या फिर तेज़ी से सुलझ रहा है मामला, और अगर सुलझ रहा है तो क्या हो सकता है? 2 अलग अलग फैसले अगर आते हैं सुनवाई में तो क्या हो सकते हैं वो? देखिए इसमें 2 इशू, जैसा कि सुमित बता रहे थे कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उस समय अडानी के सारे स्टॉक्स बहुत तेजी से क्रैश किए थे। तो उस समय ये हुआ था कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को काफ़ी नुकसान हुआ था। उसको लेकर जो बहुत सारे पिटीशन फाइल हुए थे सुप्रीम कोर्ट में,
कि रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसे केसेस में कैसे बचाया जाए, उनको जो नुकसान हो रहा है। और दूसरा जो जांच का मुद्दा था कि जो रेगुलेटरी इशूज है उसको कैसे सीध किया जाए, क्या किसी रेगुलेटरी इशूज के चलते स्टॉक्स में एक रिपोर्ट आती है और इतना ज़्यादा क्रैश हो जाता है। तो रेगुलेटरी इशूज के लिए सेबी को दिया गया था जांच करने के लिए। सेबी को सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने की टाइम दिया गया था कि आप जांच कर अपना रिपोर्ट दीजिए। और एक सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबर कमेटी बनाई थी जिसमें बड़े बड़े लोग थे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज AM सप्रे थे, उसको हेड कर रहे थे। उसके अलावा KV कामत थे, नंदन नीलेकनी थे, सौमित सुधाकरन थे, SBI के पूर्व चेयरमैन जो थे OP भट्ट थे, वो थे। तो इन लोगों ने को दिया गया था 2 महीने का टाइम कि ये जो क्रैश हुआ है क्या ये सचमुच में हुआ या हिडेनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसमें क्या हमारे रेगुलेटरी इश्यूज क्या 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 कमजोरी है उसमें। तो ये जो कमिटी थे इसने अपना रिपोर्ट मंगलवार को यानी 8 तारीख को ही एक बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दे दिया था। आज उसी पे सुनवाई है। तो 2 मुद्दे पे सुनवाई है। पहले मुद्दा ये कि जो रिपोर्ट में सजेशन किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट कैसे देखती है, क्या उस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसमें क्या क्या सुझाव हैं, उन सुझाव पे सेबी को क्या डायरेक्शन दिया जा सकता है कि उन सुझाव के आधार पे अपने रेगुलेटरी मेथड में सेबी क्या चेंजेस करे। और दूसरा कि सेबी जो है उसका कहना है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, इसको जांच करने के लिए उसे और वक्त चाहिए। सेबी का कहना है कि इस पर करीब 15 महीने लग सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कम से कम 6 महीने का टाइम मांगा है कि हमें 6 महीने का वक्त और दीजिए, तब हम इसको अपनी फाइनल रिपोर्ट देंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों मुद्दों पर डिस्कशन होगा कि जो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें क्या सुझाव है, उसको सुप्रीम कोर्ट कैसे देखती है, और क्या सेबी को 6 महीने का और टाइम दिया जाए अपने इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए। 6 महीने का समय अगर तो ज़्यादा लंबा समय नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो एक्सपर्ट का मानना है, आशा ये किया जा रहा है कि सेबी को 6 महीने नहीं, शायद सुप्रीम कोर्ट 2 महीने तक का टाइम 1 या 2 महीने का देंगे और बोलेंगे कि 2 महीने में अपनी रिपोर्ट फाइनल कीजिए। और ये भी कह सकते हैं कि जो कमेटी जो रिपोर्ट दी है उसमें जो भी रेगुलेटरी इशू है उन इशूज पे सेबी का क्या रिकमेंडेशन है, सेबी उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकती है, उस पर भी हो सकता है सुझाव। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो संभव है कि शायद मिल भी जाए सेबी को मोहलत, या फिर थोड़े से कम वक्त दे सुप्रीम कोर्ट उनको। हालांकि सेबी का ये कहना है कि बड़ा ही कॉम्प्लेक्स इशू है, इसके लिए थोड़ा समय ज़्यादा चाहिए। और हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी उसके बाद अडानी ग्रुप की तरफ से भी एक रिबटल आया था, उसको पूरा धराशायी करने की कोशिश भी की गई थी और सारे के सारे आरोपों का खंडन किया गया था। और हालांकि कल अडानी ग्रुप के लिए राहत की खबर यह है कि मॉरिशस की एक मंत्री ने वहाँ की सदन में बयान दिया कि मामला पूरा जो भी आरोप लगाए गए थे वो निराधार हैं। खैर आगे बढ़ेंगे और मितेश काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, मितेश के पास सीधे चलेंगे। मितेश बताइए, शुरुआत करते हैं आपके ट्रेडिंग कॉल से, बताइए क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? गुड आफ्टरनून। 2 स्टॉक्स में एक ट्रेंड रिवर्सल देखा गया है। सबसे पहला स्टॉक है मारुति का। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अभी मारुति का जो स्टॉक है वो अल्टीमेटली 5 डिजिट में जाने वाला है। वी आर सिटिंग अप विथ अ वेरी एग्रेसिव टारगेट ऑफ 10,000 रुपीज़। स्टॉक जो है उन्होंने 8,800 से 9,000 के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बेस बनाया है। एंड वी आर ऑफ द व्यू के ये ट्रेंड रिवर्सल है। यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड मारुति में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी। पहला टारगेट 9,650 का है, दूसरा टारगेट 10,000 का है। तो हमें लग रहा है कि विद इन द एंटायर ऑटो स्पेस मारुति में एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड रिवर्सल और यहाँ से सिस्टम और मेथड के हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेजी मारुति में अगले 1 से 3 महीने में देखने के लिए मिलेगी। विद इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक कोटक बैंक में भी सिमिलर सेटअप है और वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कोटक बैंक में भी आया है। तो हमें लग रहा है विद इन द प्राइवेट बैंक ऑल्सो कोटक बैंक जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस अगले 1 से 3 महीने में दिखाएगी। तो करंट लेवल के ऊपर कोटक बैंक खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस के तौर पे आप 1900 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 2050 का, दूसरा टारगेट रहेगा 2100 का। ओके ठीक है मितेश, राजेश, आज हमारे गेस्ट के दोनों के नाम बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सार होता है। राजेश जी, मितेश जी, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और ज़रा शेयर्स चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे और आज पोजीशनिंग थोड़ी होती हुई दिख रही है या बेहतर थोड़ा ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है। डॉक्टर लाल पैथले, अब तो राजेश जी ने हमारा शेयर चुन ही लिया। खैर एक और शेयर है सर, HDFC लाइफ। राजेश सर एक बार ज़रा HDFC लाइफ देखोगे, जिनके पास है उनको क्या करना है? नए वाले तो आ ही नहीं पाएंगे, शेयर काफ़ी चल चुका है। जिनके पास है उनको क्या करना है HDFC लाइफ में? डिम्पी जी, काफी अच्छा मोमेंटम बना है पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक में, और अब स्टॉक में जिस तरीके से यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बने, हमें लगता है जिनके पास पोजीशन है उन्हें यहाँ पे
548 ये इमीडिएट लेवल है, इसका स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर नियर टर्म शॉर्ट टर्म पे बुलिश लग रहा है। हमें लगता है 548 के नीचे नहीं फिसलेगा तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो हायर साइड पे बन सकता है वो 580 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले 548 पे और 580 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, ठीक है, तो कुछ और स्टॉक्स की भी बात करते हैं, क्योंकि आयशर मोटर की मूव तो आज वाकई काबिल तारीफ है। पूरे दिन सस्टेन भी हुई है और इनफैक्ट तेजी बढ़ी भी है। बड़े गैप के साथ तो खुला ही है, यानी जिनके पास पहले की पोजीशन थी उनको फायदा मिला होगा बड़ा, लेकिन खुलने के बाद भी आपको 1-1.5% की मूव तो मिली होगी। 6-6.5% आयशर मोटर। जिस तरह के कमेंट्स आए हैं आयशर मोटर के, इनका रॉयल एनफील्ड के मार्जिन्स वो लगातार क्यू बेसिस पे तेज हुए हैं और 1 लाख का एक मार्क एक्सपोर्ट शिपमेंट का भी इन्होंने माइलस्टोन अचीव किया है। और कंपनी लगातार अनाउंस कर रही है कि कैपेक्स करेंगे, 1000 करोड़ का कैपेक्स करेंगे, जिसमें से ईवी मैन्युफैक्चरिंग को भी जोर दिया जाएगा। एक बार व्यू भी ले लेते हैं कि इतनी बड़ी तेजी के बाद भी क्या इसे अब भी रखना चाहिए या थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग का डर आ सकता है। राजेश, आयशर मोटर आज नहीं कई दिनों से चल रहा था बिफोर द नंबर्स। इनफैक्ट नंबर्स में ये कमेंट्री ने इतना सरप्राइज कर दिया कि आपके और ऊपर के लेवल्स देख रहे थे। नहीं तो एक बार के लिए शायद हो सकता है अच्छे नंबर स्ट्रीट को एक्सपेक्टेशन थी और अबव एक्सपेक्टेशन नंबर्स आएगा तभी इसी तरह का रिएक्शन आता, नहीं तो शायद स्टॉक फ्लैट भी रहता। लेकिन अब इन लेवल्स के बाद भी क्या ये अब भी कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है ट्रेडिंग के लिहाज से पर्सपेक्टिवली? तो प्रियंका जी, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला और जिस तरीके से आयशर मोटर ने आज एक गैप अप के बाद थ्रू आउट द सेशन अभी तक देखें तो एक बाइंग इंटरेस्ट सस्टेन रखा हुआ दिखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे जो भी सप्लाई थे हायर साइड पे वो एब्जॉर्ब होते हुए दिखे हैं और एक शॉर्ट कवरिंग के मूव के चलते हमें लगता है कि अब यहाँ पे स्टॉक अगर 3580 3570 के ऊपर बना रहा तो इसके नेक्स्ट टारगेट 3750 से 3800 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि स्टॉक में बने रहना चाहिए और यहाँ से फर्दर और तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 3700 3750 के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस अब जो लगा के रखना है वो होगा करीब 3580 के आसपास। स्टॉप लॉस लगा कर रखना है आपको आयशर मोटर्स में। लेकिन राजेश जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, कल हमने देखा था कि डॉक्टर रेड्डीज ये नतीजों के बाद प्रेशर बना था। इसके अलावा एल.एन.टी यहाँ पर भी हमने प्रेशर आते हुए देखा था करीब, और हर पैरामीटर पर इनके नतीजे कमजोर आए थे एल.एन.टी के। ऑर्डर बुक हालांकि सॉलिड है लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे आए नहीं थे और आज भी हम देख रहे हैं कि शेयर में कमजोरी है। तो कल को अगर जोड़ दे तो अब तो कमजोरी ज़्यादा हो गई है। करना क्या है? ये कहीं एंट्री का मौका दे रहे हैं क्या दोनों शेयर? ये देखिए, डॉक्टर रेड्डी में काफी बड़ा करेक्शन हुआ है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में और ऑलमोस्ट अब ये करेक्शन में स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिख रहा है। हमें लगता है डॉक्टर रेड्डी अब ऑलमोस्ट इसके एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 4400 है जो कि उसके आसपास ही अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अब 4400 का वेट करना चाहिए। यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी तो निकल चुकी है। अगर आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड करना है तो देखना होगा कि ये 4400 के लेवल को होल्ड आउट करता है कि नहीं अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन। अगर ये अपने आप को होल्ड कर पाता है तो थोड़ा एक पुलबैक का चांस वहां से बनेगा जो कि 4600 की तरफ स्टॉक को वापस लेके आ सकता है। तो थोड़ा वेट करेंगे 1-2 दिन का, 4400 के लेवल को क्लोजली वॉच करेंगे। अगर वो लेवल नहीं टूटते तो हम यहाँ पे एक बार कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड लिया जा सकता है लॉन्ग साइड का छोटे स्टॉप लॉस से। एल.एन.टी की अगर बात करें तो ये स्टॉक में हमें लगता है कि ये जो करेक्शन मिला है ये एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, क्योंकि इसके ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप पॉजिटिव है। स्टॉक में जो नियर टर्म में जो करेक्शन देखने को मिला है ये ऑलमोस्ट स्टॉक को अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है और मंथली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक अपने अच्छे सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है 2180 2170 ये एक इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया नियर टर्म सेटअप पे। अगर ये नहीं टूटते तो एल.एन.टी में ये एक अपॉर्चुनिटी बनेगी वापस से इसको बाय करने की, क्योंकि पूरा ही कैपिटल गुड स्पेस एक अच्छे मोमेंटम में और एक अच्छी तेजी यहाँ पे दिखाते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि एल.एन.टी वापस से यहाँ पे एक अपमूव कंटिन्यू करेगा। तो 2150 हमारे स्टॉप लॉस है, डिप्स में इसको बाय करने की सलाह है। ठीक है, अलग अलग स्टॉक्स पे बाय सेल कॉल जैसे जैसे मिल रही हैं आपके सामने हम रख रहे हैं और बाकायदा स्टैंपिंग के जरिए क्लियर कर रहे हैं कि किस में आपको करना क्या है। किसी में बाइंग ऑन डिप्स की लगती है स्टैंप, तो किसी में बाय की लगती है, तो किसी में अवॉइड की लगती है, तो किसी में सेल की भी लगती है। तो आप अच्छे से नोट करते चले। कोशिश हो रही है कि सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपके सामने रखे जाएँ। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जिनके शेयर्स अभी आपको नोटिस ना हो रहे हों लेकिन आने वाले दिनों में होंगे।
यानी कि ऐसे शेयर्स जिनके बारे में खबरें काफ़ी गर्म हैं। और ये बताने के लिए शरद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, बताएं आज कौन सा शेयर ढूंढ के लेके आए हैं आप? जी बिल्कुल, हिंदुस्तान कॉपर आज जो है फोकस में रहेगा और देखा जाए तो यहाँ पे जो है इंटरेस्ट देखने मिल रही है, आपके DI से जो है स्टॉक में जो है इंटरेस्ट देखने मिल रही है हिंदुस्तान कॉपर के लिए। और यहाँ पे याद रखिए मई 19 को जो है इनकी बोर्ड मीट होने वाली है, जहाँ पे QIP रेज होने वाला है और NCDs का भी रेज होने वाला है। एक्सपेक्टेशन है लगभग 550 करोड़ का QIP का रेज रहेगा, लेकिन याद रखिए इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं कि जो QIP होगी वो डिस्काउंट में हो सकती है। अभी डिस्काउंट में इसलिए होगी क्योंकि यह जो सेगमेंट है यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है, तो उसके कारण भी जो है बार्गेनिंग पावर QIP। शरद, आपको रोकना चाहेंगे, अभी आपको रोकना चाहेंगे, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त सिप्ला के नतीजे आ गए हैं। दरअसल निफ्टी के आज 2 नतीजों का इंतजार था, सिप्ला और टाटा मोटर्स। सिप्ला ने नतीजे अपने जारी कर दिए। नतीजे आते ही हम देख रहे हैं कि शेयर में एक डीप कट आया है, क्योंकि जो अनुमान था उसके मुकाबले नतीजे काफ़ी खराब आते हुए दिख रहे हैं। 526 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा है। हालांकि आय में हम हल्की सी बढ़ोतरी जरूर देख रहे हैं, लेकिन जो अनुमान था करीब 700 करोड़ रुपए के आसपास का था मुनाफे का, वो आया है 525 करोड़ रुपए के आसपास का। और इसी के चलते हम शेयर में आप देखिए इस वक्त ये 2.5% के आसपास की कमजोरी है। आज पूरे दिन एक सीमित दायरे में शेयर ने ट्रेड किया, लेकिन हल्की सी तेजी रही, लेकिन जो ही नतीजा है उसके बाद से गोता लगाता हुआ अब 920 रुपए के आसपास के भाव हैं सिप्ला के। आय 5,260 करोड़ से बढ़कर 5,739 करोड़ रुपए पर बड़ी है, लेकिन अनुमान जरा हमें चेक करना होगा। और मुनाफा आप देखिए 370 करोड़ रुपए से बढ़कर 526 करोड़ रुपए पर पहुंची जरूर है, लेकिन जो अनुमान था वो 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। तो अनुमान जो होते हैं उसी के हिसाब से हम तुलना करते हैं और इसके चलते वहां पर हम प्रेशर देख रहे हैं। डिम्पी के पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है। डिम्पी? हाँ अभिषेक, इसमें इंफॉर्मेशन ये है, इसमें ना एक वन टाइम लॉस एडजस्ट हुआ है 182 करोड़ रुपए का, इसलिए जो आपको ये नंबर एकदम से स्टीप कट दिख रहा है ना कि 750 करोड़ का अनुमान था और आया है नंबर करीब 526 करोड़। ये 182 करोड़ रुपए की एडजस्टमेंट है। आप 526 करोड़ में 182 करोड़ जोड़ेंगे तो करीब 700 प्लस करोड़ है, इसलिए नंबर्स को उतना खराब ना माना जाए। इसलिए आप देख रहे हैं कि शेयर के अंदर रिएक्शन फास्ट आई है। जैसे ये फाइन ट्यून होके आया कि इसके अंदर एक एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट है वो 182 करोड़ रुपए की, शेयर 2% से सीधा आधा % हो गया। अब आते हैं इसके अब रेवेन्यू टर्म्स पे। अगर आप रेवेन्यू भी चेक करेंगे ना तो 5700 प्लस करोड़ आया और मार्केट इतना ही अनुमान कर रहा था। तो जो एक मुश्त घाटा एडजस्टमेंट है इसके अंदर 182 करोड़ रुपए की, उसकी वजह से शेयर के अंदर एक स्टीप कट आया, लेकिन जैसे ही क्लैरिफिकेशन आया शेयर ऊपर आया। राजेश सर, एक बार जरा इसके चार्ट आप खोल के रखना। 8 रुपए का डिविडेंड भी है, हालांकि 8 रुपए का डिविडेंड भी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, बट 8 रुपए का डिविडेंड भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात अब आप नीचे देख पा रहे हैं 14% से 20% का मार्जिन आया है, तो मार्जिन के अंदर स्टीप राइज आया है। कोई बड़ी बात नहीं, शेयर थोड़ी देर में हरे निशान में भी आ जाए। राजेश जी जरा चेक कीजिएगा, 2 से आधा तो हो ही गया और हरे निशान में भी आ सकता है, क्योंकि कल ही स्ट्रक्चर बता रहा था कि सिप्ला के नंबर खराब नहीं आने वाले। डिम्पी जी, एग्जैक्टली जो डिप लिया था स्टॉक में अभी कुछ मिनट पहले, वो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 915 के आसपास से लो बना के वहां से एक बाउंस देखने को मिला है। हमें लगता है इसका ओवरऑल सेटअप देखें तो डेली सेटअप के हिसाब से ये अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है और हमें लगता है कि अभी 915 जो आज अभी लो बना है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो टूटते हैं तो करेक्शन एक्सटेंड होगा, अदरवाइज यहाँ से एक पुलबैक के चांस है। और अपसाइड में 955 965 ये 2 लेवल है, वहां तक का ये मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। तो 965 पे इसको एक बार वापस रिव्यू करना चाहिए। 965 इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 915 965 ये एक ट्रेडिंग रेंज हमें लगता है सिप्ला कुछ समय के लिए दिखाएगा। आइदर साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन यहाँ से एक बड़े डायरेक्शन के लिए फिर इस स्टॉक को फर्दर पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए वो दिखेगा। तो हमें देखना होगा 915 अगर नहीं टूटते तो यहाँ से एक कॉन्ट्रा ट्रेड लिया जा 915 को आप वॉच करेंगे और 915 अगर ब्रेक नहीं होता तो आप एक काउंटर ट्रेड लेंगे सिप्ला पर। लेकिन इस बीच शरद हमें आज की डीलिंग रूम की कुछ एक्टिविटीज बता रहे थे। शरद के पास वापस चलते हैं। शरद बताएं, अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, हमारी जो है डीलिंग रूम से बात हो रही है, एनालिस्ट से भी बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टॉक आया है हिंदुस्तान कॉपर। हालांकि देखा जाए तो इसका मार्केट कैप लगभग 9,900 करोड़ का है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंटरेस्ट देखने लगी है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से, PMS हाउसेस से। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी जो है QIP इशू की जो है बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जिससे जहाँ पे डिटेल्स डिस्कस कर सकते हैं कैपिटल रेस के लिए मई 19 को। और इसके अलावा NCD इशू भी होगा। एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 550 करोड़ का जो है QIP इशू देखने मिल सकता है। लेकिन याद रखिए जो ये QIP इशू हो रही है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक डिस्काउंट में होगी।
अब ये इसलिए डिस्काउंट में होगी क्योंकि जो ओवरऑल जो सेक्टरल सेगमेंट देख रहे हैं वो जो है थोड़ी वीक है और उसके कारण जो है बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है आपके HNI बायर्स और डोमेस्टिक फंड हाउसेस का। अब याद रखिए कंपनी जो है देश का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा वर्टिकली इंटीग्रेटेड कॉपर कंपनी है और उसके री रेटिंग के 1-2 फैक्टर ज़रूर है जो हमने ट्रैक किए हैं। सबसे पहला है कि जो इंडस्ट्रियल डिमांड है उसमें स्ट्रेंथ देखने मिल सकता है और ये सबसे बड़ा सप्लायर है जो भी वायर मेकिंग कंपनीज़ है। और आप देखें हाल ही में ऑफकोर्स मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आया, लेकिन जो ऊपर के टॉप लाइन नंबर्स है पॉलीकैब के, फिनोलेक्स केबल के, एस्ट्रल के, इसमें भी स्ट्रेंथ देखने मिली और ये सप्लाई करते हैं कॉपर के। तो इसमें जो है हिंदुस्तान कॉपर में जो ये पूरी खबर आई और जो DI इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में वो इंक्लूड करते हैं SBI म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड और इवन LIC में 10% से ज़्यादा का स्टेक कंपनी में है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है बनाता है खबर गर्म है का ये हिंदुस्तान कॉपर फोकस में। लेकिन जब भी आप निवेश करने का कोशिश करें या ट्रेड करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लें। ठीक है। तो ये डीलिंग रूम की जो गर्मा गर्म जो खबरें हैं ये सूत्रों के हवाले से होती हैं। कोई भी इस पर आप राय बनाने से पहले अपने प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से राय अवश्य लीजिए। लेकिन सिप्ला पर एक बार फिर से नजर डालेंगे क्योंकि जो पॉइंट डिम्पी ने नोट किया, हाईलाइट किया आपके लिए, एक्चुअली वही प्ले कर रहा है। और अब बहुत ही हल्के से गेंद से एक दफ़ा तो ये हर निशान में आया भी था शेयर, लेकिन मार्जिन बहुत दमदार आंकड़े आए हैं यहाँ पर। 14% से बढ़कर 20% के मार्जिन आए हैं और निश्चित तौर पर ये मार्जिन एक्सपेक्ट किए भी जा रहे थे क्योंकि इनके रॉ मटेरियल की कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ये दोनों ही कम हुई है। इसके चलते मार्जिन में हम इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। लेकिन वन टाइम जो लॉस था उसके चलते जिस मुनाफे की उम्मीद की जा रही थी वो मुनाफा नहीं आया, लेकिन वो ठीक है। एक घाटा देखिए 182 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो सिप्ला अब सारी जो 2% जो नीचे आया था वहां से रिकवर करके अब ऑलमोस्ट सपाट ये ट्रेड कर रहा है। 0.5% की हल्की सी नरमी इसमें दिख रही है। लेकिन नजर अब सिप्ला के अलावा हम देख रहे हैं कि टाटा मोटर्स पर भी है और टाटा मोटर्स पर नजर एक और वजह से है क्योंकि 6 साल में पहली बार ये कंपनी डिविडेंड का ऐलान कर सकती है। नतीजों को लेकर क्या अनुमान है, नंबर्स कैसे रहेंगे, बताने के लिए सृष्टि हमारे साथ है। सृष्टि बताइए किस तरह के आंकड़े आएंगे और खास फोकस में क्या होगा? इस बार टाटा मोटर्स के अगर बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करें तो अक्रॉस द सेगमेंट, चाहे आप JLR डिवीजन ले लीजिए या फिर भारतीय कारोबार, वहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले जहाँ पे तिमाही दर तिमाही ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई। इनके JLR डिवीजन ने करीब 9.5% की वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ थी। वहीं भारतीय कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल भी साल दर साल वॉल्यूम्स वहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई। और इसके अलावा हमने देखा कि कंपनी ने प्राइस हाइक्स भी लिए, ऑपरेटिंग लेवरेज का एक फैक्टर मिला और साथ ही साथ जिस तरीके से कच्चे माल की लागत में कमी आई है वो भी टाटा मोटर्स के लिए बेनिफिशियरी बताया जा रहा है। एक और पॉइंट जो कि इनके JLR का प्रोडक्ट मिक्स अगर देखें जो महंगी गाड़ियां हैं जो कि नए लॉन्चेस किए हैं कंपनी ने, वहां पे ट्रैक्शन काफ़ी मजबूत था तो प्रोडक्ट मिक्स भी अच्छा था। इन सभी नंबर्स को फैक्टर इन करें तो अच्छे आंकड़ों की उम्मीद है जहां पे तिमाही दर तिमाही कंपनी की आय करीब 18% बढ़ती हुई नजर आ सकती है। EBITDA के फ्रंट पे हमें लगभग 13,000 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आने की उम्मीद है और इसके अलावा मार्जिन भी तिमाही दर तिमाही और साल दर साल सुधार के साथ 12.4% की हम उम्मीद लगा रहे हैं। और आखिरी में मुनाफे में करीब 4,300 करोड़ ये आंकड़ा आने की हमारी उम्मीद है। पर JLR डिवीजन पे खास तौर से नजर रहेगी क्योंकि वहां पे हम देखें तो वित्तीय वर्ष 2023 की शुरुआत कंपनी ने नेगेटिव EBIT मार्जिन से की थी। उसके बाद -4.4 से लेके 2.4, 3.7 ये आंकड़े सुधरते हुए नजर आए और इस बार 6% के EBIT मार्जिन्स की हम उम्मीद लगा रहे हैं। और तिमाही दर तिमाही अगर इनके इंडिया बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे भी 1% से ज़्यादा बेसिस पॉइंट का हमें जंप की उम्मीद है। नंबर्स के अलावा डिविडेंड पे खास तौर से नजर रहेगी। 2016 के बाद टाटा मोटर्स अपना डिविडेंड अनाउंस करेगी। क्या कुछ लेकर उस पर अपडेट्स आता है वो काफ़ी अहम और इंटरेस्टिंग होगा देखना। शुक्रिया आपने अभी बताने के लिए कि इसमें टाटा मोटर्स के नंबर्स कैसे आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, कहते हैं ना जब सारी अच्छी चीज़ें आती हैं तो एक साथ आती हैं। अब JLR का वॉल्यूम अच्छा ग्रोथ आ रहा है, 2016 के बाद बोनस आ सकता है, शेयर नंबर से पहले 500 हो गया और इस बार नंबर्स में भी प्रॉफिटेबिलिटी करीब 40% बढ़ के आ सकती है। विनीत सर मेरे साथ हैं। विनीत जी, पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी देर से आप बैठे हैं, मैं आप तक आ नहीं पाया, लेकिन अब मैं सारी कमी पूरी कर दूंगा सर। 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे बैक टू बैक पूछता हूँ। सर पहले मेरे को जरा टाटा मोटर्स पे अपनी राय दीजिए। ये शेयर इन्वेस्टर्स के पास तो है, क्या जो स्विंग ट्रेडर होते हैं जिन्होंने कब थोड़ा डिप विप की वेट कर रहे थे कि हाँ मिलेगा, उनको मिला नहीं, इस लेवल पे ले के सर? बुलिश है 2 ईयर के होराइजन से।
हमें लगता है कि ये स्टॉक डिक्लाइंस पे जरूर लेना चाहिए, और अगर अच्छे नतीजे आवे तो मोमेंटम के लिए भी ले सकते हैं प्लेयर्स। इसमें देखना ये है कि कंपनी का गाइडेंस अराउंड मार्जिन्स क्या आता है, और इनकी जो ट्रेजेक्ट्री है इन टर्म्स ऑफ केपेक्स प्लान्स कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो भी देखने पड़ेंगे। और तीसरी चीज जो हमें देखनी चाहिए है कि ये जो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ, इसके ऊपर क्या गाइडेंस देते हैं। तो दीज आर द 3 थिंग्स दैट वी विल ट्रैक, एंड हमें लगता है कि कंपनी टर्न अराउंड हो चुकी है, आगे जाके अच्छे नतीजे भी आएंगे। और इनके तीनों जो इंजन है, सीरीज, आपके JLR एंड द इंडियन पैसेंजर व्हीकल इज डूइंग वेरी वेरी वेल। तो हमें लगता है कि ये अच्छी खासी 2 से 3 साल की इनकी ग्रोथ साइकिल रहेगी। ओके, ठीक है सर। फिर लगे हाथ सिप्ला के भी नंबर्स आए हैं, पोस्ट नंबर्स, आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? नंबर्स हम एक बार आपके लिए वापस भी चला देते हैं। मार्जिन्स अच्छे आए हैं, वन टाइम एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट 700 करोड़ के आसपास का है, और एबिटा भी ठीक है कंपनी का, 1000+ करोड़ का एबिटा है इसके अंदर। सर एक बार आपका व्यू पॉइंट सिप्ला पे भी चाहिए। नहीं, ये तो पोर्टफोलियो स्टॉक है, ये हर एक पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, और हमें लगता है कि ये स्टेडी ग्रोथ करती रहेगी कंपनी, और ग्रेजुअल कंपाउंडिंग आपको मिलता रहेगा इसमें। तो ये तो नंबर्स पर हम शार्प रिएक्शन देख भी रहे हैं, ठीक है, वॉच आउट करना होगा टाटा मोटर्स को भी कि किस तरह के नंबर्स आते हैं। हालांकि उससे पहले एक अच्छी खासी मूव टाटा मोटर्स चल भी चुका है, और सिप्ला आप देखें तो अभी रिकवर भी हो गया। एक छोटा सा बहुत छोटा सा एक डिप लिया था और वहां से वो रिकवर भी हो गया, लेकिन टाटा मोटर्स की चाल लगातार बनी हुई है 518 के आसपास। तो फ्री कैश फ्लो जो है वो कंपोनेंट टाटा मोटर्स के लिए बहुत अहम है। JLR की सेल्स फिगर्स, और ऑलरेडी डोमेस्टिक मार्केट में तो टाटा मोटर्स ने ओवरटेक कर ही लिया है, हुंडई से भी ऊपर निकल गई है। सो डोमेस्टिक बिजनेस से तो वैसे ही टाटा मोटर्स की कोई दिक्कत नहीं थी, पेन सारा इंटरनेशनल बिजनेस से आ रहा था। लेकिन अब कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं, इनफैक्ट BTST ट्रेड्स लेते हैं। राजेश, यहाँ से BTST ट्रेड्स क्या लेंगे? वीकेंड का कोई रिस्क तो नहीं है? क्या आप लॉन्ग पोजीशन लेके जाएंगे? बैंक्स इतने वॉलेटाइल रहे इस पूरे हफ्ते में, पिछले फ्राइडे से इस फ्राइडे तक में 1000 पॉइंट नीचे और 1000 पॉइंट रिकवर, सब देख लिया बैंक्स ने। तो बिल्कुल प्रियंका जी, BTST ट्रेड ही लेके जाएंगे। काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप बना हुआ है मार्केट का, और हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। आज भी देखें तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग बनी है। हमें लगता है कि मोमेंटम तो यहाँ से एक्सटेंड होगा, और नए टारगेट्स की तरफ निफ्टी और बैंक निफ्टी बढ़ते हुए दिखेगी। जो पहला स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है BTST पॉइंट ऑफ व्यू से, वो रहेगा हेवल्स का। स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में बना है, और 1300 के ऊपर आज की क्लोज आते हुए दिख रही। हमें लगता है जिस तरीके से यहाँ पे सेटअप बने वीकली में, अब 1300 के ऊपर अगर ये क्लोज हो रहा है आज, तो इसका नेक्स्ट टारगेट 1360 1370 की तरफ बन सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1280 की तरफ। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो हमें लगता है कैपिटल गुड्स में, यहाँ पे ABB को फोकस रखना चाहिए। एक सस्टेन्ड अपट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है, थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है यहाँ पे, जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन वीकली डेली टाइम फ्रेम पे, ये स्टॉक हमें लगता है फर्दर तेजी एक्सटेंड करता हुआ दिखेगा। 4200 तक की अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 3890 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है बैंकिंग फाइनेंशियल, उसमें हमें लगता है इंडसइंड बैंक को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। और इंडसइंड बैंक में जिस तरीके की रिकवरी इस वीक में बनी है, और स्टॉक को अब देखें तो सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करके क्लोज करते हुए दिख रहा है। प्रीवियस स्विंग हाई जो मार्च के बने थे उसको भी क्रॉस किया है। तो हमें लगता है इंडसइंड बैंक को बाय किया जा सकता है। 1180 के आसपास के स्टॉप लॉस होंगे, और अपसाइड के टारगेट होंगे 1260 तक के। कॉल्स दे रहे हैं, आपने इंडसइंड को बाय किया, आपने हेवल्स को बाय किया, और आपने एक और स्टॉक को बाय किया था। वेरी क्विकली, क्या था स्टॉक आपका तीसरा राजेश? ABB था, ABB का स्टॉक था, ठीक है। तो ये बाय कॉल था। लेकिन इस बीच वेदांता के नंबर्स आ गए हैं। आप वेदांता के नंबर्स को एक बार स्टडी करते हैं तो मुनाफा लगभग मुनाफा तो काफ़ी कमज़ोर रहा है। अनुमान जो था वो लगभग 2900 करोड़ के आसपास का था, और 1800 करोड़ के आसपास मुनाफा आया। 2% इस वक्त स्टॉक नीचे दिख रहा है, और इनफैक्ट लगातार कंपनी का डेट रिड्यूस करने पर जो फोकस है वो की प्ले ज़रूर होता है स्टॉक के लिए। लेकिन अभी नंबर्स पे कैसे रिएक्ट करता है मार्केट ने, क्या एंटिसिपेट कर लिया था? क्योंकि आप देखें इस पूरे हफ्ते में वेदांता हो, एल्यूमिनियम काउंटर्स हो, वहाँ मूव थी।
वेदांता के इन नंबर्स पर मुनाफा के अलावा दूसरी और फिगर्स भी लेकर आते हैं। इनफैक्ट एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करते हैं कि हमें एक्सपेक्टेशन क्या थी, स्ट्रीट क्या एक्सपेक्ट करके बैठा था और कैसे नंबर्स आए हैं। तो स्ट्रीट को जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से तो मुनाफे में तो कमी आई है और उम्मीद भी ऐसी थी शायद मुनाफा गिर सकता है, ये बात हो रही थी। और इनफैक्ट लेकिन एबिटा वाइज एल्यूमिनियम का एबिटा यहाँ ये राइज होना चाहिए क्वार्टर बेसिस पे। देखते हैं और जब फिगर्स निकल कर आती है तो आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन इस बीच मितेश की भी कुछ बीटीएससी ट्रेड्स ले लेते हैं। मितेश, आपके बीटीएससी ट्रेड्स क्या हैं? सबसे पहला बीटीएससी ट्रेड है एसीसी का। अब अगर आप देखो तो पिछले कई दिनों से सीमेंट स्पेस में एक बज है, तो एसीसी करंट लेवल के ऊपर खरीदा जा सकता है। सीएमपी 1797, स्टॉप लॉस रहेगा 1780 और टारगेट रहेगा इसमें 1830 1850। दूसरा स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। 4500 के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बेस बना है। अपोलो हॉस्पिटल में भी अभी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव बाकी है, तो 4620 के लेवल के ऊपर अपोलो हॉस्पिटल खरीदा जा सकता है। बीटीएसटी के लिए 4600 उसका स्टॉप लॉस होगा, 4640 पहला टारगेट, 4660 दूसरा टारगेट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बजाज ट्विंस में से एक बजाज फिनसर्व जो है उसमें एक अच्छी बढ़त देखने के लिए मिली है और हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करेगा। तो बजाज फिनसर्व के अंदर खरीद बीटीएसटी ट्रेड लिया जा सकता है। 1425 का सीएमपी है, 1400 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 1450, दूसरा टारगेट 1470। तो 3 स्टॉक है, एसीसी, अपोलो हॉस्पिटल और बजाज फिनसर्व। वेदांता के नंबर्स तो काफ़ी ख़राब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जो नंबर्स प्रियंका आपको बता भी रही थी, हम पहले सोच रहे थे कि कहीं इसमें भी कोई एडजस्टमेंट्स तो नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट्स नहीं आएगी। और इसलिए भी नहीं आएगी क्योंकि आपके जो और फिगर्स आई हैं ना, उससे क्लियर हो रहा है कि कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होगी। पहला मैं आपको बताता हूँ कैसे पता लग रहा है कि ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं। आप इसका अबिटा चेक कर लीजिए, आपको दिखेगा इसका अबिटा करीब 33% कम हुआ है, 33% ऑपरेशनल एफिशिएंसी जिसको हम कहते हैं। दूसरा इसका आप मार्जिन चेक कीजिए, आपको मार्जिन दिखेगा 34 से सीधा 24, 10% के मार्जिन कम हो जाना वेदांता के। इसलिए वेदांता आपको पनिशमेंट आपको इस तरह से आता हुआ दिख रहा है। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी उसी का ही एक प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट। आप कभी भी प्रॉफिट आए ना, प्रॉफिट कम हो जाए तो सबसे पहले आप ये चेक करो उसके अंदर कोई वन टाइम एडजस्टमेंट तो नहीं है। जैसे भी सिप्ला के अंदर आई थी, सिप्ला हरे निशान में आ गया, जिसने पकड़ा उसने डिप में ले लिया। लेकिन इसके अंदर केस में कोई एडजस्टमेंट नहीं आ रही। इस केस के अंदर एक प्रॉब्लम दिख रही है, वो मार्जिन्स की दिख रही है। इस केस के अंदर अबिटा ऑपरेशनल एफिशिएंसी की प्रॉब्लम दिख रही है, इसलिए शेयर शायद जल्दी जल्दी रिकवर नहीं करेगा। और रही बात अनुमान की, देखिए जिस तरह का अनुमान मार्केट एक्सपेक्ट करता है। अब जो एक और चीज़, अभी ना हम जो नीचे ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं, सिक्वेंशियल और वाईओवाई दो अलग अलग होंगे। हो सकता है सिक्वेंशियल बेसिस पर आपको चीज़ें बेहतर दिखें, बट वाईओवाई बेसिस पर चीज़ें थोड़ी ख़राब दिखेंगी, क्योंकि पिछले साल इसका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उससे कंपेरेटिव आपको ख़राब दिखेंगे। लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस जिसको हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कहते हैं, उस बेसिस पर थोड़ा ठीक दिखेगा। तो इस शेयर पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। लेकिन प्राइमा फेसी चाहे सिक्वेंशियल नंबर देखिए चाहे वाईओवाई देखिए, नंबर्स उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं देखने पे। थोड़ा और फाइन ट्यून होगा, क्योंकि आपको पता है वेदांता के अंदर 3 बड़े अलग अलग बिजनेसेस इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो जब इसकी कॉपी आती है तो कहाँ से डैमेज ज़्यादा हो रहा है वो पता लगेगा आपको। लेकिन फिलहाल प्राइमा फेसी देखने पे ऐसा लग रहा है। सिक्वेंशियल में आपको चीज़ें ठीक दिख सकती हैं, बट वाईओवाई पे थोड़ा ख़राब दिखेंगी। एक और मैटर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, अडानी और हिडलबर्ग वाले मामले की अब सुनवाई शुरू होने जा रही है। थोड़ा अडानी वाले शेयर्स पे भी ध्यान रखिएगा। एक काम करेंगे राजेश सर, वेदांता का एक बार शेयर चेक कर सकते हैं आप? कोई ऑप्शंस का सौदा है वो भी बता दीजिए, शॉर्ट करना है वो भी बता दीजिए, लॉन्ग करना है वो भी बता दीजिए, और अगर कुछ नहीं करना तो वो भी बता दो सर। और डीपी जी देखिए, नंबर के बाद रिएक्शन देखें तो एज सच अभी भी म्यूटेड है यहाँ पे। और स्टॉक का अगर ओवरऑल सेटअप देखें तो स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 272 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 272 के लेवल को तोड़ता नहीं है, यहाँ पे अभी शॉर्ट करना भी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि एक अपने मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। 272 टूटता है तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, और नीचे में फिर 265 तक ये स्टॉक फिसल सकता है। बट यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा, 272 के ब्रेकडाउन के बाद ही हम यहाँ पे कोई ट्रेड लेंगे शॉर्ट साइड का।
ओके ठीक है, अभी आपको सौदा नहीं ले रहे, लेकिन हाँ म्यूटेड हैं और इस वजह से आपको ये एक्शन वैसे नहीं दिख रहा। आप जस्ट कंपेयर कीजिए थोड़ी देर पहले सिप्ला का और थोड़ी देर बाद में वेदांता का नंबर है, आपको क्लियर दिख जाएगा। दोनों में प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट्स की उम्मीद से थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन एक ने रिएक्ट किया क्योंकि उसने क्लैरिफिकेशन दिया, दूसरे का क्लैरिफिकेशन नहीं है। अच्छा, इसके अंदर भी एडजस्टमेंट्स आ रही हैं, अभी जो हमको पता लगा इसके अंदर भी एडजस्टमेंट्स हैं। एक बार एडजस्टमेंट्स का नंबर भी चेक कर लेते हैं, फिर हम जोड़ देंगे उसके अंदर, क्योंकि हमारे पास जो नंबर आया था 1880 करोड़ है और मार्केट का अनुमान था 2900, तो एडजस्टमेंट्स के नंबर कम से कम नहीं तो 900 प्लस करोड़ रुपए की होनी चाहिए। अगर 900 प्लस करोड़ रुपए की एडजस्टमेंट्स हैं तो वेदांता रिएक्ट करेगा, अगर 900 से कम करोड़ के एडजस्टमेंट्स हैं एक मुश्त में तो फिर रिएक्ट नहीं करेगा। एक बार जैसे नंबर आएगा तो आपको मैं वो भी करेक्ट कर दूंगा, लेकिन एडजस्टमेंट्स इसके अंदर भी दिख रही हैं। ठीक है, इन बिटवीन एक काम हम और करते हैं, जब तक वेदांता के एडजस्टमेंट्स का नंबर मेरे को मिलता है। अडानी ग्रुप पे कोई ऐसा शेयर मितेश जो आपको लग रहा हो कहीं पे कुछ ट्रेड में कन्वर्ट होता हो? 1336 करोड़ की एडजस्टमेंट्स है वेदांता के, तो वेदांता के नंबर्स को एडजस्टमेंट करने के बाद लग रहा है कि ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, डन। तो कोई ट्रेड नहीं लेते, लेकिन वेदांता को आप 1336 करोड़ रुपए की एडजस्टमेंट्स डालेंगे तो प्रॉफिट उस हिसाब से देखा जाए तो वैसे खराब नहीं माना जाएगा। 2464 करोड़ से 1881 है, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 2900 करोड़ की, एडजस्टमेंट्स डालेंगे तो 2900 करोड़ आ जाएगा। रही बात मार्जिन्स वगैरह की, सिक्वेंशियल बेसिस पर ठीक है, वाईओवाई बेसिस पे खराब है। ये दोनों अलग अलग पिक्चर हैं, जो वाईओवाई देख रहा है उसको नंबर्स खराब दिखेंगे, जो सिक्वेंशियल देख रहा है उसको नंबर्स ठीक दिखेंगे। सौदा कोई बनता नहीं है, कोई स्पार्क चार्ट में है नहीं, इसलिए छोड़ देते हैं। मितेश जी आप अडानी पे आ जाओ, अडानी ग्रुप का शेयर जरा देख के बताओ। देखिए सर, अडानी में एक बहुत बड़ी इवेंट लाइंड अप है और वैसे भी स्टॉक पिछले एक वीक से हाईली वॉलेटाइल है, तो मेरे हिसाब से इवेंट को प्ले किया जाए। राइट नाउ नॉट एडवाइजेबल कि अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट में किसी भी तरह का हम लोग बाय और सेल का ट्रेड लें, क्योंकि वॉलेटिलिटी वैसे भी बहुत हाई है। पोस्ट इवेंट डेफिनेटली डायरेक्शनल ट्रेड मिलेगा और उसमें बहुत बढ़िया आइदर शॉर्ट साइड और लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो एज ऑफ नाउ एडवाइजेबल है कि अडानी के पूरे दो स्टॉक को, पूरे पैक को अभी फिलहाल जब तक ये अनाउंसमेंट नहीं आती तब तक उसको अवॉइड किया जाए। चाहते हैं, इट्स फाइन। बात ठीक है, जब न्यूज़ हो तो वैसे भी बहुत फ्लक्चुएशन होती है, तो न्यूज़ के अराउंड तो इवेंट के अराउंड तो वैसे भी पोजीशन लेना बहुत खतरा होता है। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो आज अच्छे चले, डेल्टा कॉर्प जैसे स्टॉक में अच्छी खासी मूव थी, अच्छा लॉन्ग बिल्टअप अब भी दिख रहा है। क्या डेल्टा कॉर्प को आप बाय करेंगे इन लेवल्स पे भी, अगर नहीं किया, और नहीं तो अगर जिसके पास हो क्या वो होल्ड करके चले इसे? राजेश जी देखिए, काफी अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक ने एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे पिछले 3-4 हफ्तों से कंटिन्यू किया है। स्टॉक में जिस तरीके से फॉर्मेशन बन रहे हैं, हमें लगता है मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 225 से लेके 230 हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद अब एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे हुआ है। यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है, 212 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। राइट, चलिए ये तो बात हो गई अब डेल्टा कॉर्प की। लेकिन एक और स्टॉक है जिसके नंबर्स आने हैं, वो है एवेन्यू सुपरमार्ट्स के। विनी ने एक प्रीव्यू तैयार किया, आइए एक बार समझ लेते हैं कि कैसे नंबर्स आ सकते हैं, फिर देखेंगे क्या इसमें कोई ट्रेडिंग लाइक पोजीशन ले जाने वाली है या नहीं। तो डीमार्ट के नंबर से ये टाइम जो एक्सपेक्टेशन है, रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 10,337 करोड़ की एक्सपेक्टेड है, तो 20% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है रेवेन्यू में। बॉटम लाइन जो है प्रॉफिट्स में, वहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हेल्दी ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे 17% की हेल्दी ग्रोथ वहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है, और प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड है 545 क्रॉस पे। मार्जिन में ये टाइम 60 बेसिस पॉइंट की कंट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है एक्चुअली थोड़ी, तो ये कंट्रैक्शन ऑलमोस्ट फ्लैटिश एक्सपेक्टेड है मार्जिन पर। ये मार्जिन फ्लैटिश क्यों रह रहे हैं? क्योंकि देखें तो जो मार्जिन में फ्लैट है, क्योंकि जनरल मर्चेंडाइज जो सेल्स है और अपैरल कैटेगरी है वहाँ पे थोड़ी इंक्रीज एक्सपेक्टेड है, तो वो शेयर इंक्रीज हो रहा है और उस वजह से मार्जिन्स थोड़े फ्लैटिश रहेंगे, 8% के आसपास लगभग मार्जिन्स भी रहेंगे। जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल की जो रिकवरी है, यस प्री कोविड से अभी भी थोड़ी कम रहेगी, पर वहाँ पे रिकवरी एक्सपेक्टेड है। कंपनी ने Q4 अपडेट में ये भी बताया था कि कंपनी ने 18 स्टोर्स ऐड किए हैं, टोटल स्टोर काउंट हो गया 324, और इस वजह से वो रेवेन्यू ग्रोथ मेनली इस वजह से ही लीड हो रहा है कि जो 20% रेवेन्यू ग्रोथ है मेनली स्टोर एडिशन की वजह से ग्रोथ हो रहा है। कमेंट्री में वॉच आउट करेंगे डिमांड ट्रेंड्स कैसे है, क्या प्राइस हाइक्स की और ज़रूरत है कंपनी को, ये अगर कुछ कमेंट्री आ गई वहाँ पे स्टोर एडिशन प्लान्स क्या है कंपनी के, और लास्टली डीमार्ट रेडी की क्या कमेंट्री आ रही है, वहाँ पे क्या ग्रोथ हो रही है, फास्टर ग्रोथ हो रही है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए।
बहुत शुक्रिया विनी ये जानकारी बताने के लिए कि इस समय एवेन्यू सुपरमार्ट के नंबर्स कैसे आ रहे हैं। विनी सर, दोनों शेयर्स पे मेरे को आपका रिकमेंडेशन चाहिए। एक तो ये एवेन्यू सुपरमार्ट के नंबर्स ऑलरेडी आपने चेक भी किए होंगे, देखे होंगे। एक तो आपका व्यू पॉइंट चाहिए एवेन्यू सुपरमार्ट पे, और दूसरा वेदांता को लेकर भी बताइएगा। प्रॉफिट आया, एडजस्टमेंट्स के साथ आया, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पर ठीक और YOY बेसिस पे खराब है। मार्केट का रिएक्शन नहीं आ रहा उस पर। एक बार जरा सा दोनों शेयर्स पर आपका व्यू पॉइंट। एवेन्यू सुपरमार्ट्स हमारा बाय ऑन डिक्लाइंस रहेगा, और हमें लगता है कि ये जो स्टोर रोल आउट एक्सपेंशन प्लान जो है वो ठीक चल रहा है, और ग्रेजुअली जैसे इन्फ्लेशनरी ट्रेंड डिक्लाइन हो जाएगा, आप देखोगे कि अपैरल सेल्स भी पिकअप होंगे, तो इनके मार्जिन्स भी जो करेक्ट हुए वो पुल बैक कर लेंगे। तो हमें लगता है ये एक स्टॉक अपने को ग्रेजुअली सिप करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए, क्योंकि इनकी इंडिया में इनकी बिजनेस मॉडल काफी प्रूवन एंड सक्सेसफुल है, और ये आगे जाके आपको अच्छी बढ़त देगा। लेकिन दिस इज अ स्टेडी स्टेबल पोर्टफोलियो स्टॉक टू बी बॉट ओवर द लॉन्ग टर्म। जहां तक वेदांता की बातें, हम इसके ऊपर थोड़ा सा दूरी रख रहे हैं। हमें लगता है कि और थोड़ा पेन प्ले आउट होने का बाकी है, इसलिए हम इसके ऊपर अभी कोई राय नहीं दे रहे। ठीक है, वेदांता पे नो कमेंट्स। और आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए एवेन्यू सुपरमार्ट ठीक है। एक क्वार्टर के हिसाब से एवेन्यू सुपरमार्ट को ना देखा जाए, बल्कि भारत की ग्रोथ और भारत की जो डिमांड है उसको देख के एवेन्यू सुपरमार्ट को देखा जाए। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अडानी मामले की सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। ये अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं। और ये भी बता दिए केस का जो नंबर है 302 लगा हुआ है आपके सामने, वो नीचे वो फ्लैश भी हमने एक बार डाल के आपको दिखा दिया है। तो नंबर के हिसाब से केसेस की सुनवाई होती है, और केसेस की सुनवाई का जो समय है वो 3:30 बजे के आसपास का है। तो बाज़ार बंद होने को है, अब ज़्यादा शेयर्स डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जो किया, तो वैसे ही हफ्ता भी कंप्लीट हो रहा है, उसमें थोड़ा शांति से देखने की, समझने की ज़रूरत है कि आज हमने इस पूरे हफ्ते में क्या गलती की, क्या ठीक किया, क्या ख़राब रहा, कहाँ से हमको शेयर्स का नुकसान आया, क्या नफ़ा हुआ। लास्ट मिनट के 5 मिनट के अंदर, लास्ट के ट्रेड के अंदर 5 मिनट में कभी सौदा ना लीजिए, आराम से चेक कीजिए, पहले देखिए कि प्रॉब्लम कहाँ हुई और क्या ठीक था और आज क्या बुरा हुआ। एनी हाउ, अब जरा आज के टॉप गेनर्स में आपकी सूची आपके सामने रखता हूँ कि आज किसकी वजह से बाजार चला और किसने आज मार्केट को ठीक रखा, वो आपकी स्क्रीन पर आता जाएगा, आप नोटिस करते जाइएगा। आज फिर से अडानी ग्रुप के शेयर्स तो खैर वॉलेटाइल होंगे ही, उसकी स्वाभाविक वजह है, लेकिन जो चलने वाले शेयर्स थे उसमें आज दिखा होगा आपको HDFC, इन दोनों ट्रेंड्स ने काफ़ी हेल्प की। इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, ये उसके साझेदार बने जो निफ्टी के टॉप गेनर्स थे। और HUL के अंदर भी अच्छी स्ट्रेंथ आई है। जो वीक था वो था इन्फोसिस, हिंडाल्को, LNT, ये शेयर्स कुछ कमज़ोर थे। तो इन सभी के अंदर आपको दबाव देखने को मिला है। अगर आप बैंकिंग काउंटर्स चेक करेंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये निफ्टी के जो निफ्टी बैंक हैं उसको काफ़ी मजबूत करने में कामयाब हुए। जो कमज़ोर थे वो फेडरल, बंधन और PNB थे। मार्केट के लेवल्स के हिसाब से क्लोजिंग कैसे हो रही है? लेवल्स के हिसाब से निफ्टी 18,300 के ऊपर और बैंक निफ्टी 43,500 के ऊपर है। और क्लोजिंग में क्या क्या एक्शन है बता रही है प्रियंका बताएं आप। जिम्पी, बिल्कुल देखिए, आप इस वक्त देखें तो एक अच्छी खासी रीबाउंस आज आपको बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिली। लगभग 350 पॉइंट्स आप रिकवर हुए बैंक निफ्टी में, और निफ्टी आप फिर से 18,300 के ऊपर, जो एक रेजिस्टेंस जोन के तौर पर एक्ट कर रहा था कल एक्सपायरी तक, वहाँ से आप ऊपर क्लोज हो रहे हैं। और निफ्टी बड़े गेनर्स के आप इस पूरे वीक में अगर आप देखें तो ऑटो पैक ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। ऑटो इंडेक्स, इनफैक्ट FMCG इंडेक्स, ये तो इंडेक्स थे, सेक्टर्स थे जिन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया। स्पेसिफिक अगर आप एक एक करके स्टॉक की बात करें, अडानी निफ्टी गेनर्स में आपके लिए बड़े स्टॉक्स कहते हैं। आयशर मोटर्स के नंबर अच्छे आए, कंपनी ने गाइडेंस स्ट्रॉन्ग दी, RE की सेल्स फिगर, मार्जिन इंप्रूव, कैपेक्स अनाउंसमेंट, ये सब प्ले आउट हुई। आयशर मोटर, M&M, ये दूसरा बड़ा गेनर था। इंडसइंड बैंक लास्ट वीक में इसमें ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई थी, CRO के जाने के बाद इंडसइंड बैंक ने एक तरफ की मूव दिखाई। इंडसइंड बैंक में मूव थी, वापस प्राइवेट स्पेस बैंक्स वापस आए हैं। इंडसइंड बैंक को, एक्सिस बैंक को, HDFC बैंक फॉर दैट मैटर, लास्ट वीक बैंक्स ही ड्रैगर थे शुक्रवार को, और सारे बैंक्स में इन बड़े प्राइवेट बैंक्स का कंट्रीब्यूशन रहा। हालांकि PSU बैंक थोड़े से फिर भी वो डिसअपॉइंट करते रहे इस वीक, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में मूव आपको दिखी है। HUL और FMCG पैक में आपको स्ट्रेंथ बड़े पैक्स
स्टॉक से मिली है, HUL हो, ब्रिटानिया हो फॉर दैट मैटर, इन स्टॉक से आपको अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिली है। लूजर्स कौन से थे आज? कुछ पावर स्टॉक्स जो अच्छे चल रहे थे पीछे, वहाँ से थोड़ी सी स्ट्रेंथ हटी है, वहाँ ड्रैगर रहे हैं, लाइक पावर ग्रिड हो, NTPC हो, BPCL फॉर दैट मैटर हो, इनमें आपको लूजर्स देखने को मिले। और हिंडाल्को के नोवेलिस के नंबर्स कर आए थे, आज हिंडाल्को भी ड्रैगर था, वेदांता के भी थोड़ी देर पहले नंबर्स आए, तो मेटल क्लियरली इस हफ्ते ड्रैग करते रहे। मिड कैप गेनर्स में अगर आप बात करें, वहाँ पे भी रिजल्ट का इम्पैक्ट बहुत क्लियरली विजिबल था। डॉक्टर लाल पैथ नंबर्स के बाद वो एक टॉप गेनर रहा, पॉलीकैप के नंबर्स आए, टॉप गेनर रहा। मैक्स हेल्थ केयर, ये तो इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स ने अप्रैल में इसमें अच्छी बाइंग भी की है, तो वहाँ पर एक ऑलरेडी रुझान बना हुआ है। हालांकि आप MSCI के इंडेक्स से देखें तो वो वहाँ एक्सक्लूजन हुई है, लेकिन मैक्स हेल्थ केयर आज का मिड कैप गेनर था। ABB में अच्छी मूव थी, नंबर्स अच्छे आए थे, कॉमेंट्स स्ट्रॉन्ग थे, इंडिया कॉमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और वहाँ पर भी एक साइड मूव आपको दिखे, आज भी मिड कैप गेनर था। लूजर्स में आपके लिए स्टॉक्स लाइक लॉरस लैब, भारत फोर्ज और जी में कुछ रोड ब्लॉक्स दिख रहे हैं उनके सोनी के मर्जर के साथ, तो ये आपके मिड कैप लूजर्स थे। बड़ी मूव जो आज फार्मा स्पेस से डिसपॉइंट कल जिन स्टॉक्स ने किया था, डॉक्टर रेड्डी था, लेकिन आज डिविस लैब में भी आपको एक डेंट दिख रहा था, वहाँ पर थोड़ा दबाव था और वो रिकवर हुआ नहीं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब एटलीस्ट एक इम्पैक्ट तो रेबफ इम्पैक्ट तो आपको पूरे स्पेस पर दिख रहा है, और वो भी थोड़ी सी दबाव के साथ ही जा रहा है। नंबर्स इंपॉर्टेंट किसके हैं? सिप्ला के नंबर्स आज आ गए, टाटा मोटर्स के नंबर आने हैं, निफ्टी की सारी ऑलमोस्ट सभी कंपनियों के, बड़ी कंपनियों के ऑलमोस्ट 90% नंबर्स आ गए हैं, और थोड़े बहुत स्पेस नंबर्स अब मिड कैप और स्मॉल कैप के लास्ट लेग में अब रह गए हैं अगले 2 हफ्ते के लिए। तो नंबर्स का ट्रिगर बहुत हद तक बाजार पर प्ले आउट हो चुका है, ऑटो पैक के नंबर स्ट्रॉन्ग आए हैं, और ये आप टाटा मोटर्स के मूव देख रहे हैं बिफोर द नंबर्स। सो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग सेशन था, रिकवरी सेशन एक्चुअली अच्छा देखने को मिला, और बाजार में लगातार हम देखते थे कि डिप्स पे लास्ट आवर में बाइंग आ ही जाती थी, और आप आज भी एक स्ट्रेंथ के साथ 18,300 के ऊपर क्लोज होकर जा रहे हैं, बैंक्स रिकवर होके गए हैं, और स्ट्रेंथ आपको ऑटो से, FMCG से और IT भी कोई बड़े ड्रैगर नहीं थे। सो ओवरऑल बाजार में एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ आप ट्रेड देख रहे हैं। फिलहाल शो को यहीं रैप अप करेंगे। राजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मितेश, आप दोनों का ही, आपने आज समय दिया और ये सारी स्ट्रैटेजी आपसे डिस्कस की। चलिए शो को फिलहाल यहीं समेटते हैं, लेकिन लगातार नजर बनी हुई है इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर, कहीं न जाएगा।